अगर ये संपत्ति जो है उनके फादर ने ये अपनी कमाई से क्रिएट की है, खड़ी की है, वो अपने बेटे को देना चाहते हैं तो विल के जरिए कर सकते हैं, और जिसमें भले ही उनके भाई बहन इसका मना कर रहे हो तब भी वो एक बेटे के नाम ये कर सकते हैं। अगर यही प्रॉपर्टी होती एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी पिता को अपने दादा से, अपने परदादा से मिली होती, तब भी यही रूल नहीं। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में रूल अलग है, पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। 2005 में हमने लॉ चेंज करा, हमने कहा दादा परदादा की प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल नहीं होती, नहीं रहेगी। अगर एक बार प्रॉपर्टी मेरे नाम आ गई तो वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाएगी। सपोज मेरे फादर को मेरे ग्रैंडफादर ने एक प्रॉपर्टी दी, अब मैं उसमें, मेरा उसमें कोई अधिकार नहीं है ना। पहले क्या होता था कि आपके दादा की प्रॉपर्टी है तो पोते का अधिकार है, अब नहीं है। 2005 में चेंज कर दिया उन्होंने, राइट। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है? तो एक जो रूल लगता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, अगर एक प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड चल रही है 1956 से, तो वो एंसेस्ट्रल। तो आपके पास एक खेत की ज़मीन है जो 1956 से पहले से आपके परिवार में है, आपको पता है 1/20वां हिस्सा मेरा है, पर कौन सा 1/20वां ये नहीं पता आज तक। अब ये एंसेस्ट्रल है, इसी को एंसेस्ट्रल कहेंगे। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मैं अपना हिस्सा किसी को भी विल कर सकता हूँ जो मेरा 1/20वां है। पर इसमें क्या मेरा ही खाली 1/20वां हिस्सा है? नहीं, मेरी वाइफ का भी होगा, मेरे बच्चों का भी हिस्सा होगा। तो मैं उनका हिस्सा नहीं दे सकता, मैं खाली अपना हिस्सा किसी को विल कर सकता हूँ। तो अगर 3 बच्चे हैं एक व्यक्ति के, तो वो 3 बच्चों का भी हिस्सा होगा क्योंकि वो पोते हुए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। वो बेटे हैं नहीं, एक मान लीजिए एक फादर है, उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पीछे से ऐसे ही मिलते हुए आते हुए है, तो उसमें केवल उनका ही हिस्सा नहीं है ना, उनके 3 बच्चों का भी हिस्सा होगा। और उनके 3 बच्चों के आगे जो पोते हैं उनका भी हिस्सा होगा। उनका भी। तो सबके अपने अपने हिस्से होंगे। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ एक बच्चे को दूंगा, मैं अपना हिस्सा एक बच्चे को दे सकती हूँ। और हिंदूज में ये सर्वाइवरशिप से होता है, सक्सेशन से नहीं होता। उसका मतलब ये हुआ एक बच्चा अपनी माँ के पेट में अधिकारी बन जाता है प्रॉपर्टी का, उसका पैदा होना भी जरूरी नहीं है, राइट। तो इट इज, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है। ओके, सो जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति जो आती है सालों साल या जमीन, उसको लेकर के नियम अलग होते हैं, उसके बंटवारे को लेकर के। ओके, चलिए एक लाइव क्वेश्चन और मैं लेना चाहूंगी। हमने ये डिस्कस किया, पर मुझे लगता है ये कई लोगों का सवाल भी है। रितेश जी का है। रितेश बता रहे हैं कि करीब 5 साल पहले इन्होंने विल लिखी थी और अपनी प्रॉपर्टी का इन्होंने बंटवारा किया था, लेकिन अब ये अपने विल को बदलना चाहते हैं। विल बदलने के लिए मुझे क्या करना होगा, किन बातों का ख्याल रखना होगा? तो नहीं, आप एक नई विल बनाए, पुरानी वाली अपने आप कैंसिल हो जाएगी। पर नई विल में आप पुरानी विल का हवाला जरूर दीजिए कि मैंने ऐसी एक विल बनाई थी, मैं आज से पहले जो प्रीवियस विल है उसको कैंसिल कर रहा हूँ, अब मैं इस नई विल को बना रहा हूँ, यही मेरी लास्ट विल है। अगर आप ये लिख के एक विल बनाते हैं और प्रॉपर्ली इसको बनाएं, रजिस्टर कराएं, ये वैलिड विल है, पुरानी वाली अपने आप इनवैलिड हो जाएगी। ओके, तो ये कंफ्यूजन नहीं हो सकता? कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि भाई एक पहले वाली विल है वो देखिए, दूसरी वाली विल इन्होंने जबरदस्ती इनसे बनवा दी गई? मैम, विल क्या है? इच्छा पत्र, और इच्छाएं क्या होती हैं? बदलती रहती है। तो अगर मैं बदल रहा हूँ इच्छा, तो मेरी मर्जी है, मेरी प्रॉपर्टी है। मैं जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे पे ये अधिकार है, मैं अपनी विल को कितनी बार भी बदल सकता हूँ। और जो आखिरी विल है उसमें आप डेट लिख देंगे और वो रजिस्टर्ड नहीं भी है और पिछली विल रजिस्टर्ड है, तब भी कोई टेंशन नहीं है? टेंशन कम है। टेंशन ये तो है कि वो अनरजिस्टर्ड है, तो कोई उसे चैलेंज करेगा तो चैलेंज में थोड़ा सा उसका पक्ष मजबूत है, पर वो इनवैलिड नहीं है। वो ये नहीं कह सकता ये रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए ये इनवैलिड हो गई। अगर मेरे पे कोई रीज़न होगा कि मैंने पहली बार रजिस्टर इसलिए करा पाया, इस बारी मैं थोड़ा बिजी था, मैं चलने फिरने की हालत कम थी मेरी, या मैं बीमार पड़ा हुआ था इसलिए मैं रजिस्टर नहीं करवाया, तो कोर्ट कहेगा ठीक है, अनरजिस्टर्ड भी वैलिड है। ओके, सो रजिस्ट्रेशन इज नॉट अ कंपल्शन, इट्स एन ऑप्शन। बट आपको करवा लेनी चाहिए, कायदे में जरूर करानी चाहिए, विल को रजिस्टर जरूर कराना चाहिए। इसमें खर्चा भी आता है क्या? ज़्यादा खर्चा नहीं है। असल में क्या है, आप प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करा रहे, आप डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करा रहे हैं, और डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन फीस इंडिया में 500 रुपए के आसपास है। ओके, राइट। बाकी जो होता है वो आपका कोर्ट का खर्चा वगैरह होता है। और एग्जीक्यूटर और विटनेस, मान लीजिए मेरा सबसे जो विल नंबर 1 था उसमें कोई एग्जीक्यूटर और विटनेस था, अब मैंने उसे 2 बार बदला, अब मैं विल नंबर 3 बना रही हूँ, तो उसका एग्जीक्यूटर और विटनेस क्या वही रहना चाहिए या वो भी मैं बदल कितनी बार भी बदल सकते हो। पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, अगर कोई बेनिफिशियरी है जिसको आप कुछ पैसे दे रहे हो, वो इस विल का विटनेस नहीं हो सकता। ओके,
राइट। मेरे 3 बेटे हैं, मैंने तीनों को 1/3 प्रॉपर्टी दी और इनमें से एक बेटा विटनेस भी बन गया। अब क्या ये विल इनवैलिड हो गई? नहीं, विल अभी भी वैलिड है, पर ये जो बेटा विटनेस बना इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसका शेयर बाकी भाइयों में चला जाएगा। ओके, सो विटनेस जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल है, उसे कुछ मिलना नहीं चाहिए, वो बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए। राइट। चलिए, तो मतलब वो बस ऐसे ही बेचारे जो है विटनेस बन गए, उनको बस एक रखवाले की तरह यहाँ यूज़ किया जाता है, नाम भी है विटनेस, गवाह।